हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टॉप 20 सीरीज में मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। और इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन एक पार्ट में डिस्कस करेंगे और अगले 20 क्वेश्चन जो है वो एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। कुल 40 क्वेश्चन इसके टॉप क्वेश्चन जो हैं वो हैं मेरे पास, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पार्ट 6 होगा हमारी सीरीज का। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट की भी डिटेल जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी टेस्ट सीरीज हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ ई बुक्स हैं, हमारी प्रिंटेड कॉपी अभी हाल में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सर्विसेज अभी नहीं मिल पा रही हैं, तो ये सारी आप ई बुक परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें। मार्च 2020 तक का पूरा करंट अफेयर है, ये पूरा आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए पहले नंबर पे बात करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। पहले नंबर पे देखते हैं मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है वो किस किस प्रकार के अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में हैं, मतलब कौन कौन सी नदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में है और उनमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर पे जो आपका गंगा अपवाह तंत्र है उसके बारे में। प्रमुख रूप से 6 अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें से एक है आपका गंगा, दूसरा है आपका नर्मदा, तीसरा है आपका ताप्ती, चौथा है आपका गोदावरी, पांचवा है आपका माही और छठवा है आपका महानदी अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ध्यान रखें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो है गंगा अपवाह तंत्र। देखिए आपको लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश से गंगा नदी तो फ्लो होती ही नहीं है, तो फिर अपवाह तंत्र कहाँ से आ गया। देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है कि कोई भी नदी है, जैसे मान लीजिए आपकी ये गंगा नदी ही है, ठीक है, यहाँ से आपकी गंगा नदी आई, ये आपकी यमुना नदी आई, यहाँ से जाके फिर इसमें चंबल मिल जाती है, फिर इसमें बेतवा मिल जाती है, यहाँ से जाके इसमें सोन नदी आपकी जो है वो मिल जाती है, एक नदी सोन में भी आके इधर से मिल जाती है, एक आपकी चंबल में, बेतवा में, इस तरीके से नदियाँ मिलती हैं। तो ये पूरा जो अपवाह तंत्र है, फिर आपकी ये यमुना नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पूरा जो अपवाह तंत्र बन रहा है इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि नदी और नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो जिस हिसाब से फ्लो होती हैं, बेसिन जिसको हम कहते हैं, पूरा अगर हम रिवर बेसिन की बात करते हैं तो वो रिवर बेसिन उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज बताऊं मैं आपको, इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है वो फैला हुआ है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। एक और चीज है, गंगा नदी अपवाह तंत्र की अधिकांश जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि जो नदियां हैं वो क्यों उत्तर की तरफ क्यों दक्षिण की तरफ जाती हैं। स्वाभाविक सी बात है, नदियों का जो ढाल होता है, ढाल के हिसाब से नदियां इस तरीके से फ्लो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें जैसे आपका मालवा का पठार है, मालवा का पठार जो है इसमें जितनी भी नदियां मालवा के पठार से निकलती हैं, देखिए इधर क्या है, इधर आपका एक नर्मदा घाटी है, ठीक है। इधर नीचे आपका सतपुड़ा के जो पठार हैं, सतपुड़ा का पूरा जो रीजन है, मैकल श्रेणी, ये पूरे आपके पर्वत हैं। यहाँ पे है आपके विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में इस तरीके से गई हुई है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई नदी इधर ओरिजिनेट होती है तो इधर जाएगी, जैसे आपकी नर्मदा नदी या ताप्ती नदी यहाँ से ऐसे फ्लो होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर इधर कोई नदी विंध्य पर्वत से ओरिजिनेट हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है वो मध्य प्रदेश में उत्तर की तरफ जाएगी, क्योंकि इसका यहाँ तो पर्वत है, इसके नीचे जो ढाल है वो इस तरीके से है, मतलब इसका जो ढाल है, मालवा के पठार का जो ढाल है वो दक्षिण से किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो जो नदियां हैं वो इस तरीके से फ्लो होती है। यहाँ पे अगर हम कैमूर पर्वत की बात करते तो जैसे सोन नदी है आपकी यहाँ से निकलती है, ठीक है, वो इधर जाती है, वो इधर नहीं जाती है, क्योंकि ये जो यहाँ पे कैमूर श्रेणी के इधर से ओरिजिनेट हो रही है, अमरकंटक से ओरिजिनेट हो रही है और इस तरफ चली जाती है। नर्मदा नदी यहाँ से अगर अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है तो वो इधर से नीचे की तरफ आती है। तो आप समझ गए होंगे ये ढाल के ऊपर डिपेंड करता है कि नदी को किस तरफ जाना है। दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करें कि जो गंगा का अपवाह तंत्र है उसको फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इनमें से एक आता है आपका यमुना का अपवाह तंत्र। यमुना नदी का जो अपवाह तंत्र है इसमें आपकी जो ये उपयंत्र आप इसको बोल सकते हैं, गंगा का उपयंत्र है, गंगा अपवाह तंत्र का उपयंत्र। ये 3 उपयंत्र हैं, यमुना, टोंस और
सोन अपवाह तंत्र। तो यमुना का जो अपवाह तंत्र है उसमें आपका चंबल, जो प्रमुख नदियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध नदी है, या आपकी बेतवा नदी है, जामनी नदी है, धसान नदी है, केन नदी है, ये सारी जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, वो आपकी यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। टोंस नदी अपवाह तंत्र की बात करें अगर हम, तो बीहड़ नदी जो है आपकी वो इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। एक औदा करके नदी है वो इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा महान नदी का, महान नदी भी आपकी इसी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो औदा नदी है, बहुटी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, ठीक है, ये इसी औदा नदी के ऊपर बना हुआ है। बेहड़ नदी जो है इसके ऊपर चचाई जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, और आपका जो महान नदी है उस पर आपका क्यूटी जलप्रपात बना हुआ है। ये प्रमुख जो जलप्रपात हैं मध्य प्रदेश के, वो इन 3 नदियों के ऊपर ये हैं, मतलब। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा नदी है, चंबल नदी है, तो इनके ऊपर भी काफ़ी कुछ जो है आपके जलप्रपात बने हैं। ये तीनों जो जलप्रपात हैं आपके, चचाई जलप्रपात हो, ठीक है, या फिर आपका जो औदा के ऊपर जो जलप्रपात बना हुआ है बहुटी, या फिर आपका क्यूटी जलप्रपात हो जो महाना नदी के ऊपर बना हुआ है, तीनों ही रीवा में। फिर हम बात करते हैं सोन नदी के अपवाह तंत्र के बारे में। तो देखिए, सोन नदी की जो सहायक नदियों में जैसे आपकी जोहिला नदी है, जैसे आपकी बनास नदी है, और आपकी गोपद नदी है, या आपकी रेहंद नदी है, ये सारी जो नदियां हैं ये इसके अंतर्गत आती है, सोन अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो जानकारी है वो अब आगे हम बात करते हैं। तो जहां मैप की जरूरत पड़ेगी हम मैप का उपयोग करेंगे, और जहां पे हमें जिस प्रकार की जरूरत पड़ेगी हम उस प्रकार से इसमें आगे बात करेंगे। देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस है? नामोदोस जो है ये नदी है आपकी नर्मदा। नामोदोस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो नाम है ये टॉलमी ने दिया था। ध्यान रखें, किसने नाम दिया था? ये टॉलमी ने इस नदी को ये नाम दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे रामायण है, तो रामायण में नर्मदा नदी को क्या कहा गया है? रामायण में नर्मदा नदी को कहा गया है रेवा। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा इसको मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैकल सुता। ठीक है, इसके अलावा सोमो देवी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। ठीक है, ये नर्मदा नदी के सारे जो नाम हैं इसमें नामोदोस महत्वपूर्ण है, रेवा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक नाम और इसका है शिवपुत्री। ठीक है, ये भी नर्मदा नदी का नाम है। ठीक है, ताप्ती नदी की अगर हम बात करते हैं तो ताप्ती नदी को पयोष्णी नदी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पयोष्णी मतलब होता है गर्म जलधारा वाली नदी। ठीक है, तो पयोष्णी नदी है। इसको सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। सूर्य की पुत्री, एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और जो सूर्य की पुत्री है कहां पे कहा गया है? सूर्य की पुत्री कहा गया है महाभारत में। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें, ताप्ती को महाभारत में सूर्य की पुत्री कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम शिप्रा नदी की बात करते हैं तो शिप्रा नदी के भी बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से एक है मोक्षदायिनी। ठीक है, मोक्षदायिनी इसका नाम है। इसका नाम सोमवती है, और आपका इसका नाम कनक श्रृंगा भी है। ठीक है, सारे नाम आप याद रखें। ठीक है, कोई से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ये आपका नर्मदा नदी का पूरा अपवाह तंत्र है। इनकी अलग अलग जो नदियां हैं, जो मतलब अपवाह तंत्र का ये मतलब नहीं होता है कि नदी और उसकी सिर्फ सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरीज की हम बात कर रहे हैं। जो नदी है उसकी भी सहायक नदी, जैसे आपकी हिरण नदी है, शक्कर नदी है, ये सारी जो नदियां हैं ये आपकी नर्मदा नदी की ट्राइब्यूटरीज है, यानी कि सहायक नदियां हैं। अब इनकी भी जो सहायक नदियां हैं, जैसे मान लीजिए हिरण नदी में कोई नदी यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है, इधर से एक नदी आके मिलती है, तो ये भी उसी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। जैसे आपकी मान नदी है, धार जिले से इसका उद्गम होता है। हिरण नदी है, ठीक है, और आपका कोलार नदी जो है भोपाल में, ठीक है, बरना नदी है, आपकी दूधी नदी है, शक्कर नदी है, शेर नदी है। ठीक है, जैसे बरगी डैम इसके ऊपर बना हुआ है, प्रमुख डैम है। भेड़ाघाट जलप्रपात आपका ये जबलपुर के अंतर्गत आता है। इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये सारे इसी नदी के तट पे है। जोगट बांध भी इस पर बना हुआ है। हालांकि बांधों के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे उसमें। आगे अगला प्रश्न हमारा, भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर है। तो देखिए, भालकुंड जलप्रपात जो है ये है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ठीक है, ध्यान रखें, भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। और ये किस नदी के द्वारा बनता है? ये बनता है मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के द्वारा। ठीक है, एक इसके अलावा बेतवाई नदी पर एक और जलप्रपात है
जो राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से जिसको जाना जाता है। ध्यान रखें, राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से, ये बेतवा नदी के ऊपर ही है। भेड़ाघाट किसका जलप्रपात है? भेड़ाघाट पे जो जलप्रपात बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट जगह का नाम है। तो ये धुआंधार जलप्रपात जो है वो नदी कौन सी है? नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा रीवा के जो जलप्रपात हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो बिहड़ नदी पे चचाई बना हुआ है, महाना नदी पे क्यूटी बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये जो आपका नदी, दो नदियां हैं बैनगंगा और बरधा, इन दोनों का जो संगम है उसको प्राणहिता कहा जाता है। एक और चीज ध्यान रखें, ये प्राणहिता संगम जो है ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिए। देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो ये बेनगंगा नदी है, सिवनी जिले से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, और उसके बाद फिर यहाँ से इसमें एक और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बरधा नदी इसमें आके मिल जाती है। बरधा में से पहले एक पेनगंगा करके एक नदी है वो इसमें आके मिलती है। और ये सारी जो नदियों का सिस्टम है ये किसमें जाके मिल जाती हैं? गोदावरी नदी में मिल जाती है। एक यहाँ से छत्तीसगढ़ में से एक होके नदी आती है, इंद्रावती नदी मिल के आती है। ठीक है, तो ये सारी जो नदियाँ हैं किस नदी में जाके मिल रही है? गोदावरी में जाके मिल रही है। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक से होता है। ध्यान रखें, गोदावरी का उद्गम नासिक से होता है। तो ये सारी जो नदियां हैं यहाँ पे आके गोदावरी मिल जाती हैं, यानी कि ये पूरा जो गोदावरी रिवर सिस्टम जो हमारे यहाँ का बनता है ये उसमें आपकी आती है। और बैनगंगा और आपका बरधा, ये यहाँ पे इन दोनों का संगम हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बरधा में पहले आके पेनगंगा मिल गई है और उसके बाद फिर ये दोनों नदियाँ वर्धा बन जाती है और ये जाके फिर यहाँ से इसमें वेनगंगा मिल जाती है। तो ये जो संगम बन रहा है ये कहलाता है प्राणहिता। और ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका महाराष्ट्र जिले में। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो देखिए, काली सिंध जो नदी है इस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो काली सिंध नदी के किनारे आपका बसा हुआ है सोनकच्छ। ठीक है, काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो काली सिंध नदी का जो उद्गम है ये होता है आपका जो देवास है वहां से। ठीक है, कहाँ से उद्गम होता है? देवास से होता है। देवास में एक जगह का नाम है बागली, यहां से इसका उद्गम होता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वहां से इसका उद्गम होता है। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर नदी है तो उस नदी का संगम जो है वो किस श्रेणी से हो रहा है, किस पर्वत से होता है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सोनकच्छ का जो देवास है ये भी आपका इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, एक और चीज आप जान लो, काली सिंध नदी जो है आगरमालवा और राजगढ़ इन दोनों जिलों की सीमा भी बनाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? तो आपको पता होगा चंबल नदी जो है आपकी यहाँ से इंदौर का जो महू है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से ये आगे चलती हुई यहाँ पे राजस्थान में एंटर करती है, मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। मध्य प्रदेश के यहाँ से आप देख सकते हैं शाहजहाँपुर, मंदसौर, नीमच से ये निकलती है और यहाँ पे जाके राजस्थान में पहुँचती है। राजस्थान से फिर से एक बार मध्य प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप चंबल नदी जो है राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बना रही है, प्राकृतिक सीमा ये बना रही है। उसके बाद फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है और इटावा के निकट, ठीक है, ये जाके आपकी यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि यमुना नदी की सहायक नदी जो है वो चंबल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान। यहाँ इस फिगर में आपको और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरीके से नदी कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ फ्लो हो रही है। देखिए, यहाँ से आपकी ये आती है, ये नदी आ रही है आपकी चंबल रिवर। ठीक है, इसमें ये पार्वती नदी जो है ये इसमें यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, और एक काली सिंध नदी है, ये भी चंबल की ही सहायक नदी है। इधर से एक बनास नदी है जो इधर आ रही है। तो ये इधर चंबल राजस्थान में एंटर करती है मध्य प्रदेश से और उसके बाद यहाँ पे जाके बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इटावा जिला लगा हुआ है जस्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश से। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये नदी जो है चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, शिवपुरी जो है आपका ये है सिंध नदी के तट पर स्थित। सिंध नदी की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है वहाँ एक सिरोंज करके जगह है। ठीक है, सिरोंज करके एक जगह है, सिरोंज के पास से ये निकलती है नदी और आगे चलती है ये सिरोंज यानी विदिशा से, फिर आगे बढ़ती है शिवपुरी और आपका जो दतिया है, आपका जो भिंड है, भिंड में स्पेशली जो लहार है, ठीक है, वहाँ पे मतलब ये जो किनारे पे बसे हुए जो शहर है
वो आपकी है। और ये आपकी किसकी, सिंध किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सिंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है। देखिए प्रश्न इसलिए इंक्लूड किया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है, ये नदियां हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नदियां हैं पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, आपको पता है अमरकंटक से ये नदी निकलती है नर्मदा, मुल्ताई से यानी कि बैतूल से ये नदी निकलती है आपकी। और ये जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर फ्लो होती है, खंबात की खाड़ी में, गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो दो नदियां जनरली सबको पता है कि दोनों नदियां जो है ये किस तरफ जा रही हैं, ये दोनों नदियां जो हैं ये जा रही हैं आपकी पश्चिम की तरफ, ये सबको पता है। ठीक है, माही नदी के बारे में जनरली ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो नर्मदा, माही और ये ताप्ती नदी, ये 3 नदियां हैं मध्य प्रदेश की, 3 प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ फ्लो होती हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं दक्षिण की तरफ फ्लो होने वाली नदियों के बारे में, तो दक्षिण में आपकी, जैसे आपको देख लिया होगा आपने, एक बेनगंगा नदी है। ठीक है, जो दक्षिण की तरफ जाती है। इसी में आपकी एक वर्धा रिवर है जो आपकी दक्षिण की तरफ है। कन्हान नदी जो है वो, और पेंच नदी है जो, ये आपकी 4 प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ फ्लो होती हैं। पूर्व की तरफ अगर बात करते हैं तो पूर्व की तरफ फ्लो होने वाली नदियों में आपकी, जैसे एक नदी सोन हो जाएगी, एक नदी आपकी बीहड़ नदी हो जाएगी, और एक हो जाएगी आपकी तमसा या टोंस रिवर। ठीक है, ये 3 नदियां प्रमुख हैं जो आपकी पूर्व की तरफ बहती हैं। और ज़्यादातर जो नदियां हैं आपको मैंने बताया, गंगा नदी का जो उपाय तंत्र है उसमें ज़्यादातर जो नदियां हैं वो उत्तर की तरफ ही फ्लो होती हैं। जैसे अगर हम चंबल, बेतवा, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, कूनो, तो केन नदी हो जाएगी आपकी, उर्मिल नदी हो जाएगी, धसान नदी हो जाएगी, बीना नदी हो जाएगी, आपकी जामनी नदी हो जाएगी, सारी जो नदियां हैं उत्तर की तरफ ही फ्लो होती हैं। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पश्चिम की तरफ बहने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, आपकी पूर्व की तरफ फ्लो होने वाली 3 प्रमुख नदियां, दक्षिण की तरफ फ्लो होने वाली ये 4 प्रमुख नदियां हैं। बाकी सारी जो नदियां हैं वो ज्यादातर उत्तर की तरफ ही फ्लो होती हैं। अगला प्रश्न है कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए कालिया देह पैलेस की बात करें तो ये है आपका जो उज्जैन है वहां पर स्थित है। और उज्जैन यानी कि उज्जैन में कौन सी नदी है, उज्जैन में आपकी नदी है शिप्रा। यही शिप्रा नदी है जो आपकी जिसके तट पे जो मेला आयोजित होता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है, जिसको हम सिम्हस्थ मेला कहते हैं। ठीक है, इस मेले का आयोजन शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में ही किया जाता है। ठीक है, अगर शिप्रा नदी की बात करें, देखिए घाट भी जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे बेतवा नदी का एक कंचन घाट है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ओरछा में। कंचन घाट या कंचना घाट कहा जाता है इसको। ठीक है, कंचना घाट ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक तुलसी घाट है, वो भी इसी नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ पे शिप्रा नदी की बात करें तो इसके घाट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें एक राम घाट है, एक गौ घाट है, एक नरसिंह घाट है, एक आपका त्रिवेणी घाट है। ये सारे आपके शिप्रा नदी के प्रमुख घाट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत समझ लीजिए आप, ANM के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और ये सेम प्रश्न कांस्टेबल में भी पूछा गया था 2016 में। तो ये कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि सिंध नदी जाती है पर 2 पार्ट में बढ़ जाती है, गलत है। एक्चुअल में गुना जिले को विभाजित करती है, प्रश्न ऐसा होना चाहिए। अगले एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका था। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो सिंध नदी है। हालांकि ये तब था जब गुना जिले से अशोकनगर अलग नहीं हुआ था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंध नदी ये जा रही है आपकी, तो यहाँ से आपका ये गुना जिला है, इस तरफ आपका अशोकनगर जिला है। तो क्वेश्चन का डेटा जो है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आज भी ये क्वेश्चन चूंकि किताबों में है इसलिए चला आ रहा है। तो मैप में आप सीधे सीधे देखोगे तो देखिए जो आपका गुना है उसमें एक तरफ आपकी पार्वती नदी यहाँ पर फ्लो हो रही है, देखिए यहाँ से, और दूसरी तरफ आपकी ये सिंध नदी यहाँ से आपकी फ्लो हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आधे आधे हिस्से में तो बिल्कुल भी नहीं बांट रही। हाँ, जब अशोकनगर था तब 2 पार्ट में इसको विभाजित करती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो डेटा है उसको अपडेट करें, लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको सिंध नदी ही लगाना होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम तवा नदी की बात करें तो ये आपकी होशंगाबाद जिले में है, उद्गम होता है इसका। और आपका जो तवा डैम है वो भी इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, नर्मदा की सहायक नदी है। जामनी नदी जो है ये आपकी बेतवा की सहायक नदी है। तमसा नदी जो है आपकी सोन नदी की सहायक है। सतना में, या इसको सतना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सतना से ही इसका
उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो देखिए आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ये जो है चंबल है आपका, बेतवा है या केन है, ये कौन सा उपयंत्र है? ये यमुना नदी का जो उपयंत्र बनता है गंगा के अंतर्गत वो आता है। बेनगंगा जो है ये गोदावरी उपयंत्र का पार्ट है, ठीक है, मतलब गोदावरी रिवर सिस्टम जो बनता है आपका, गोदावरी रिवर सिस्टम उसका ये पार्ट है, मतलब गोदावरी अब्बाह तंत्र, ठीक है। बेनगंगा हो गई आपकी, वर्धा हो गई आपकी, ये सारी उसी की है। आप यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया था, गोदावरी उपयंत्र के अंतर्गत आती है। गोदावरी ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे नासिक से इसका उद्गम होता है, त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और इस तरीके से जाती हुई यहाँ पे इसमें पेनगंगा वर्धा यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से वेनगंगा इसमें मिल जाती है, यहाँ से इसमें इंद्रावती मिल जाती है, फिर ये जाके यहाँ पे समापन इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है, किन नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? देखिए मंदार झरना जो है ये है आपका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है मंदार झरना। नर्मदा और तवा नदी, इन दोनों नदियों का जो संगम है वहां पर इसका गठन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो देखिए मालवा में प्रवाहित होने वाली अगर हम बात करते हैं, जैसे चंबल है आपकी, तो नर्मदा है, पार्वती है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसको हम मैप में देखें तो नर्मदा नदी जो है यहाँ से निकलती तो है, लेकिन मतलब उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, मालवा के पठार का पार्ट एक नहीं है, क्योंकि ये अलग ही पूरा एक प्राकृतिक हिस्सा मध्य प्रदेश का बनाती है, जिसको हम नर्मदा सोन नदी घाटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं माही, पार्वती और महानदी, तो इसमें जो महानदी है ये आपका पार्ट नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। शिप्रा, चंबल और पार्वती, ये तीनों नदियां जो हैं ये आपके मालवा के पठार का हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है? चंबल हो जाएगा आपका, माही हो जाएगा, क्षिप्रा हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा और पार्वती हो जाएगा, क्योंकि ये सारी नदियां भी आपके मालवा के पठार की ही मुख्य नदियां हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो 4th आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है, निर्धारण करती है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो बनाती है आपकी जामनी नदी, ठीक है। पहले टीकमगढ़ के अंतर्गत आती थी जामनी नदी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका टीकमगढ़ जिला, इधर है आपका निवाड़ी जिला, तो ये देखिए आप यहाँ से ये जामनी नदी आपकी यहाँ पे फ्लो हो रही है, देखिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इधर से आपकी ये धसान रिवर है, टीकमगढ़ के जो आपका पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आपकी ये धसान नदी है फ्लो हो रही है, छतरपुर के साथ इसकी सीमा बना रही है, और ये जो जामनी नदी है उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा बना रही है, तो ये आपकी हो जाएगी। अच्छा, जामनी नदी जो है ये आपकी जो बेतवा नदी है उसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में 1974 में एक संधि हुई थी, ठीक है। उस संधि के अंतर्गत कुल इस नदी का जो कुल भराव क्षेत्र है उसका 17% पानी जो है वो मध्य प्रदेश को मिलता है, ध्यान रखें 17% पानी किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, कोपरा, ब्यामा और वियरना सब प्रजातियां हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है, सब ट्राइब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं, तो कोपरा, ब्यामा और आपकी वियरना ये तीनों ही जो है आपकी केन नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो कटनी है वहां से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसके अलावा कोपरा और आपकी जो आपकी ब्यामा नदी है, ये दोनों नदियां जो हैं वो दमोह से फ्लो होती हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, केवई नदी किस नदी में मिलती है? तो देखिए केवई नदी जो है ये आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, इसमें छत्तीसगढ़ जिले का जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो कोरिया जिला है वहाँ पर इसका उद्गम होता है, फिर ये आती है अनूपपुर जिले से गुजरती है, अनूपपुर से आने के बाद फिर ये सोन नदी में मिल जाती है। तो केवई नदी जो है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ है, लेकिन ये सोन नदी की सहायक नदी बन जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? ठीक है, द्रोणी क्या होता है? द्रोणी का मतलब होता है नदी द्रोणियाँ जो होती हैं वो मतलब होता है कि जो जल भराव क्षेत्र होता है नदियों का, बड़ी अगर नदियों का जल भराव क्षेत्र है तो उसको हम द्रोणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर छोटी नदियाँ हैं या नाले हैं तो उनका जो जल भराव क्षेत्र होता है उसको वाटर शेड कहा जाता है, ठीक है। द्रोणी मतलब होता है बेसिन,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। छोटी नदियों का जो होता है उसको कहा जाता है वाटरशेड। अब यहाँ पे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है, यानी कि गंगा का रिवर बेसन है किस ओर नहीं जाता है। तो देखिए मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर तीनों पास में हैं, तीनों एरिया बिल्कुल पास पास में। जैसे बेतवा नदी कहीं से निकलती है, शिप्रा नदी कहीं से निकलती है, चंबल नदी कहीं से निकलती है, ठीक है। वो सारी जाके किस में मिल रही है, यमुना में मिल रही है, या यमुना की किसी सहायक नदी में मिल रही है, या फिर गंगा की सहायक नदी में मिल रही है। छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा की कोई भी नदी जो है ये गंगा द्रोणी का हिस्सा नहीं हो सकती है, क्योंकि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में आपका आता है। तो उत्तरी हिस्से के जो जिले हैं वो तो हमें समझ में आते हैं कि भाई हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गंगा द्रोणी जो है जो छिंदवाड़ा की ओर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं गंगा द्रोणी, ये पूरा जो हिस्सा है ये गंगा द्रोणी का हिस्सा है। ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है ये गंगा द्रोणी का हिस्सा है, इतना तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां नदी में पाई जाती हैं। देखिए कछुओं की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं ये पाई जाती हैं सोन नदी में। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश का जो सीधी शेड्यूल जिला है वहाँ पर घड़ियालों का जो संरक्षण भी है वो किया जा रहा है, और इस सोन नदी पर ही अभ्यारण्य बना हुआ है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। वहाँ पर इनका संरक्षण जो है वो किया जा रहा है, और इसी अभ्यारण्य में कछुए की कुछ दुर्लभ प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आगे भी। चंबल, जामनी और कुंवर, कुंवर यानी कुंवारी नदी होगा, इस नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है आपके लिए। जो चंबल है, जामनी है या कुंवारी नदी है, तीनों नदियां ही आपका गंगा की द्रोणी का हिस्सा है, क्योंकि चंबल आगे जाके यमुना में मिलती है, जामनी आगे जाके बेतवा में मिलती है, बेतवा आगे जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन रहा है आपका, इस तरीके से ये सारे जो हैं आपके किस में आ रहे हैं, आपके गंगा का जो रिवर सिस्टम है उसमें आ रहे हैं। यमुना भी आपका गंगा का ही रिवर सिस्टम है, चंबल है आपका गंगा रिवर सिस्टम में ही आती है। नर्मदा रिवर सिस्टम जो है वो आपका सेपरेट है, अलग है। तो ये मैप में आप इसको देख सकते हैं, आप समझ चुके होंगे कि लोकेशन पूरी कौन कौन सी नदियां जो हैं वो कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले डैश कहा जाता था। देखिए जो हलाली जलाशय है आपका वो हलाली नदी पर ही है, उसी पर हलाली परियोजना स्थित है, ठीक है। हलाली नदी ही कहा जाता है, इसी को अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, अशोक सागर परियोजना, ये नाम जनरली लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, अशोक सागर परियोजना। हालांकि ये परियोजनाएं जो हैं उनमें हम सब सारी चीज़ें अलग से सेपरेट वीडियो जो है उसमें डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ बता दें आपको गाइज, लाइक और शेयर बहुत कम आप लोग वीडियो पे कर रहे हैं, कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हैं, तो ये करते रहें, इन्हीं सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं हम। अशोक सागर जो परियोजना है वो हलाली नदी पर बनी हुई है, और हलाली नदी को पहले थाल नदी के नाम से जाना जाता था, और इसका एक और नाम है वो है बाणगंगा। ध्यान रखिए कौन सा नाम है, बाणगंगा इस नदी का एक और नाम है। अगला प्रश्न है, जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मूरम नाला आपको कहाँ मिलता है। देखिए मूरम नाला जो है आपको वो मिलता है बालाघाट में, ठीक है। कहाँ मिलता है, बालाघाट में मिलता है। जब हम मध्य प्रदेश में बालाघाट में जाते हैं, और ये वही नाला है, यही वही मूरम नाला जो है वही नाला है जहाँ ब्रिटिश शासनकाल में 1936 में, कब 1936 में सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिए सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरे थे आज के 20 प्रश्न। कल एक और वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि और 20 नदियों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हम कर लेंगे, और ये सीरीज़ स्पेशली ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एक बार MPG के पढ़ रखा है और जो अपना रिवीजन यहाँ से कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अलग सीरीज़ भी मैं आगे बनाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।